नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्ण की चौथी वीडियो, जो कि 151 क्वेश्चन से लेके और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो ये अंग और अंगा होती हैं दोस्तों, क्योंकि इन ये क्या कहे जाते हैं, ये अयोगवाह कहे जाते हैं। एक मिनट। तो ये क्या कहे जाते हैं दोस्तों, ये अयोगवाह कहे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो ये अंग और अंगा को अयोगवाह कहा जाता है। इनमें अयोगवाह स्वर हैं, तो ये जो अंगूर वाला अंग होता है इसको हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और अंग अयोगवाह कहलाते हैं। अंग और अंग कहलाते हैं, अयोगवाह हैं ये। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 11 और 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है इसने 11 स्वर और 35 व्यंजनों को आपकी वर्णमाला में स्थान दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, जिसमें 2 डा और ढा आगत ध्वनियां भी शामिल हैं। अब उसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, 2 आगत व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से 52 वर्ण बनते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि ला को कहा जाता है। ला क्या है? हमारी पार्श्विक ध्वनि है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल पार्श्व में से हवा निकले, उन्हें पार्श्व ध्वनि कहते हैं। हिंदी में केवल ला व्यंजन पार्श्विक ध्वनि है। इनका कहने का मतलब है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ तालु को तो छुए लेकिन इसके हवा इसके बगल से होते हुए निकले, तो ये क्या कहलाती है? पार्श्विक ध्वनि। और ये ला ही एकलौती ऐसी ध्वनि है। डा और ढा को कहाँ से विकसित को कहा जाता है? तो ये विकसित ध्वनियां हैं जिनमें बिंदी लगी होती है नीचे। चा छा जा झा उदाहरण हैं, तो ये क्या है? ये स्पर्श और संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। पक्षी में कितने व्यंजन हैं? तो पक्षी में 3 व्यंजन होते हैं, पा, का और शा षटकोण। और अगर स्वरों की बात की जाए तो 2 स्वर भी होते हैं, छोटा आ और बड़ी ई। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? पंचम अक्षर का प्रयोग किस में नहीं है? तो ये है आपका अंगूठी। अंगूठी शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतर्गत 5 व्यंजन इस प्रकार हैं। ड, ज्य, ण, न तथा मा, ये नासिक्य ध्वनियां कहलाती हैं। और यही क्या है? ये पंचम अक्षर कहलाता है, जो पीछे आता है सबसे लास्ट में। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर, दूसरे व्यंजन। कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, सबसे पहले जो आएगा वो वक्त आएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो वर्णमाला अगर नहीं होगी कि तो उसका ज्ञान नहीं होगा हमें, तो हम नहीं पढ़ सकते। तो वर्णमाला की
क्रमबद्धता का ज्ञान। रा प्लस मा का रूप को अगर हम जोड़ते हैं तो म्र कहा जाता है। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, रा ऊपर उड़ाकर। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? तो अनुनासिक व्यंजन आप सभी को पता है, जो पंचमाक्षर होता है वर्ग का, वो अनुनासिक कहलाते हैं, जो कि कहलाते हैं ये डा, ज्या, अणा, ना और मा। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार जो है किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो या का नहीं होगा, क्योंकि इसमें अंकी बिंदी की कोई भी यहाँ पर ध्वनि सुनाई नहीं देती। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी की नहीं होती, जबकि मूर्धा, दंत, मूर्धा कहें, दंत कहें या आपका कंठ कहें, ये सारी वर्णमाला की ध्वनियों के नाम हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ये भा को कहा जाता है। सबसे इसको आसान तरीका है पहचानने का दोस्तों, कि सबसे पहले हम चेक करें कि महाप्राण और अल्प प्राण कौन कौन सी हैं इसमें से। तो आपने पढ़ा ही है कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, यानी कि दूसरा और चौथा क्या होंगे? आपके महाप्राण कहलाएंगे। तो पा, फा, भा। आपके जो चार, ये भा जो होता है ये महाप्राण है। और अगर घोष की बात की जाए तो घोष हमने अब पढ़ाया था आपको कि घोष या सघोष जो होता है वो एक ही बात होती है। तो जो आपका पहला और दूसरा अक्षर है वो अघोष है, पा और फा, और बाकी जो होते हैं आपके वो घोष हैं, पीछे वाले तीनों, जो कि भा है। अगर था को देखें तो ता के बाद था आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता। ता के बाद ठा आ जाता है, नहीं होता। अब बचा सिर्फ भा और हा। तो शा, शा, शाह, हा, यानी कि हा भी है इसमें। तो अब हमें अगली चीज चेक करनी पड़ेगी। अब इसमें कहा है स्पर्श, तो स्पर्श में हा नहीं आता है दोस्तों, तो ये भा आपका आंसर हो गया। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण, वाई है ना ये, हाँ, वा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या हो गया? तो वा वर्ण जो है ये दंतोष्ट है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है और निरनुनासिक है। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का के विषय में अगर हम बात की जाए तो सबसे पहला तो हम ये चेक करेंगे कि ये कंठ्य ध्वनि है, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा था, तो ये वाला जो होता हमारा वो कैंसिल हो जाता। का की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद फिर हम वही चेक करेंगे जो हमें मिल रहा है। स्पर्शी है, बिल्कुल है, स्पर्शी इसमें भी है, इसमें स्पर्शी नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अब आ जाते हैं ऊपर के दो रह गए हमारे पास। अब अल्प प्राण और महाप्राण चेक कर लेते हैं। तो अल्प प्राण यानी कि पहला, सबसे पहला ये तो अल्प प्राण तो ही है, तो पहली बात सही हो गई। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ध्वनि को वर्गीकृत करने के लिए 5 आधार हैं। स्वर, उसके बाद काल, फिर स्थान, फिर प्रयत्न, फिर अनुप्रदान। इन चीजों को पाणिनि ने निर्धारित किया था ध्वनि को आपका मतलब अलग करने के लिए। इसको एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो पाणिनि में लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बताने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राण वायु उस स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनता है। वहीं मुख में आकार वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से
काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। जीवा की नोक जब ऊपर के दांत की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये वात्सर्य कहलाता है दोस्तों। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंत्योष्ठ वा को कहा जाता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो का के बाद आता है। प्रा में पूर्ण वर्ण है। प्रा में कौन सा वर्ण पूर्ण है? तो रा पूर्ण है। ये जो रा दिख रहा है ये पूर्ण है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मातृभूमि में नहीं है, क्योंकि इसमें त्रा है। उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए तो डा और ढा उत्क्षिप्त व्यंजन है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो ये युग्मिक ध्वनियां कहलाती हैं, युग्मक। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष हो और अल्प प्राण भी हो। तो अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। तो का है, बिल्कुल सही है। ता, का के बाद आपका ये ता है, ये भी पहला ही होता है। ठीक है, ये दोनों तो हैं। आइए इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। चा, छा, जा ये वाली भी है। टा, ठा ये नहीं है। चा, छा, झा ये वाली है। चा, छा, जा, झा ये नहीं है। अब ये दोनों जो रह गए हैं इनको चेक करना पड़ेगा हमें अघोष के लिए। सघोष या घोष आपका होते हैं कौन सी? आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो अघोष कौन से हो जाएंगे? पहला और दूसरा, तो यही हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? सघोष तो है और महाप्राण, देखो ये चौथा वर्ण है, तो सघो महाप्राण तो है, सघोष भी है। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगता है हलंत लगाया जाता है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब स्वर उससे अलग कर दिया जाता है किसी वर्ण से तो उसके नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी तो ये जा स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि चा, छा, जा, झा ये क्या है? स्पर्श संघर्षी है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में आते हैं? तो ये कचट तप कहते हैं, या तप कचट तप को जगह पद कर दिया है, लेकिन ये हैं दोनों अलग अलग वर्णों से, तो सारे आ गए इसमें। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ये संघर्षी है हा। ऊष्म संघर्षी इनको कहा जाता है। शा, शाह ऊष्म संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन हा है। अर्धस्वर आपको पता है, हम अंतःस्थ स्वर वर्णों को ही अर्धस्वर भी कहते हैं, तो यह हमारा अंतःस्थ है और अर्धस्वर भी है। रा की बात की जाए तो रा की सबसे पहली पहचान होती है कि ये लुंठित वर्ण है। जहां लुंठित आएगा वो सही होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक सिर्फ ला होता है, तो ला आएगा यहाँ पे, वो पार्श्विक है। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है? बैल और बेल दोनों ही दीर्घ मात्रा वाले शब्द हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अब कंठ ध्वनि तो खा है, का भी है, का, खा, गा, घा सारी ही कंठ ध्वनियां हैं। ये कंठ ध्वनि का मामला खत्म। अब अघोष, अघोष मतलब पहला और दूसरा, तो का और खा ये कैंसिल, ये भी आपका हुआ। अब महाप्राण, महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा, तो पहला हो नहीं सकता, तो खा आपका उत्तर है।
स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, घोष और अघोष। हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? छा और डा के बीच में ज्या आता है। अंतहस्थ और ऊष्म वर्ण कौन से कितने हैं? अच्छा, जो अंतहस्थ भी हैं और ऊष्म भी हैं, तो ये 8 हैं, 4 4 दोनों तरह के। हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा को रखा गया है। काकल्य ध्वनि कौन सी है? तो हा को काकल्य ध्वनि कहा जाता है। मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, इसको भक्त, ये जो लिखा गया है मानक रूप का वर्ण नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि आपकी संप्रक्त ध्वनि है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। वा व्यंजन है, अंतहस्थ व्यंजन होता है वा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो ये युग्मक ध्वनि है। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है, तो ये वा दंतोष्ठ है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? तो वा आपकी दंतोष्ठ है। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो चा छा जा झा ये स्पर्श संघर्षी हैं। डा और ढा ध्वनि के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो ये मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं, ये शुद्ध बात है। इसी के साथ दोस्तों आपका जो ये पहला चैप्टर हमने किया है वर्णमाला, ये आपका खत्म हो चुका है। कल से अब हम अगला चैप्टर आपका शुरू करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके लिए इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों आप सभी से कमेंट करके आज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे पढ़ाने जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उसमें अगर कोई सुधार किया जाए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर एक सुझाव को मैं खुद पढ़ता हूँ और उस पर हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।